हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा हिंदी। आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारी स्पर्श बुक का क्लास 10th का लेसन है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश जो हिल स्टेशन होते हैं उसमें जब पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु आती है तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वहाँ के जो प्रकृति होती है उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में इस कविता के अंदर बताया है। उन्होंने यहाँ पर पहाड़ों का मानवीकरण किया है। मतलब उन्होंने पहाड़ों को एक मनुष्य की तरह, जैसे मानव की आंखें होती हैं इसी तरीके से उन्होंने पहाड़ों की आंखें, पहाड़ का हृदय ये बताए हैं। तो पहाड़ों को एक मानव की तरह प्रेजेंट किया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है जिसे हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृतनिष्ठ भाषा मीन्स संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, इसलिए संस्कृतनिष्ठ भाषा कहलाएगी। और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार होता है अलिट्रेशन, जैसे आपने इंग्लिश में अलिट्रेशन पढ़े हुए हैं जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। ऐसे ही हिंदी में जब फर्स्ट जो होता है अक्षर या ध्वनि रिपीट होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलिट्रेशन को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार को पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं इसे आगे पोम में कि इसका क्या भाव है। पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश होते हैं हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन में जब पावस यानी वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी पर्वत प्रदेश में पावस वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वहां पर पल पल यानी हर समय प्रकृति जो है, नेचर जो है वो अपना वेश परिवर्तित करती रहती है, मतलब बदलती रहती है। चेंजेस वहां पर नेचर के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जब आप लोग हिल स्टेशन गए होंगे घूमने के लिए तो आपने देखा होगा कि हमें वहां पर धूप नजर आती है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं तो काले काले बादल घिर जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है। तो इस तरह से वहां पर जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पर प्रकृति जो होती है वो चेंज होती रहती है। उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है कि पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश पर प्रकृति जो है वो पल पल अपना वेश अपने आप को बदलती रहती है, परिवर्तित करती रहती है, बदलती रहती है। यहां पर पल पल परिवर्तित प्रकृति में प जो है वो अक्षर, प अक्षर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बता देती हूं कि जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, लिटरेसी डिवाइसेस, जब कोई भी पोम करते हैं तो उसमें लिटरेसी डिवाइसेस करते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी हमें उसके अंदर क्या क्या है वो बताना होगा। कि यहाँ पर एक तो जो है संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग है और दूसरा यहाँ पर पल पल परिवर्तित प्रकृति के अंदर अनुप्रास अलंकार है जिसे हम इंग्लिश में अलिट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र द्रग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महा आकार। पर्वतों, अपार पर्वत जो हैं, बड़े बड़े पर्वत अपने मेखला आकार को, मीन्स ट्रायंगल शेप होता है पर्वतों का, तो वो अपने मेखला आकार के बड़े बड़े पर्वत हैं जो कि अपने सहस्र, ये देखो संस्कृत का वर्ड है यहाँ पर इसलिए संस्कृतनिष्ठ भाषा बोला गया है। द्रग, सहस्र ये संस्कृत के वर्ड्स हैं इसलिए इसे संस्कृतनिष्ठ भाषा कहा जाएगा। सहस्र का मतलब होता है हजारों, थाउजेंड्स, और द्रग होते हैं आंख, आईज जो होती हैं। सुमन होते हैं फूल। तो जैसे हम अपनी आंखें फाड़ कर देखते हैं उसी तरीके से पहाड़ जो है वो अपनी आंखें, पहाड़ों की आंखें यहाँ पर क्या हैं, जो पहाड़ों के ऊपर हजारों तरह के फूल खिले होते हैं, तो ऐसे लगता है कि पहाड़ अपने उन फूलों रूपी आंखों से आंखों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है, मीन्स देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है वो? अपने सुमन रूपी आंखों से
नीचे जल में निज महाकार, मतलब जो नीचे जल बह रहा है, पहाड़ों के नीचे जो नदी या तालाब होते हैं तो उनका जो जल नीचे बह रहा है उसके अंदर वो अपना, निज मीन्स अपना, महाकार मीन्स महा आकार, इतना बड़ा विशाल आकार अपना देख रहा है। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जो पर्वत हैं उनकी जो होती है शैडो होती है वो जो नीचे जल के अंदर पड़ती है तो उसको देखकर ऐसे लगता है कि वो अपने सुमन रूपी आंखों से, जो पहाड़ों के ऊपर हजारों तरीके के फूल खिले हैं, उन फूलों रूपी आंखों से अपने आप को उस पानी के जल के अंदर अपने आप को बार बार देख रहा है। अवलोक रहा है मीन्स देख रहा है। यहां पर दृग सुमन के अंदर रूपक अलंकार है, क्योंकि जो सुमन है, फूल हैं, उनको यहाँ पर पहाड़ की आंखें बताया गया है कि वो सुमन रूपी आंखों से अपने आप को बार बार उस जल के अंदर देख रहा है, इसलिए आंखों को सुमन से कंपेयर किया गया है, मतलब उसको सुमन सुमन को आंखें बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है जिसे हम इंग्लिश में मेटाफोर बोलते हैं। क्लियर? जिनके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला विशाल, जिनके चरणों में, जो पर्वत हैं उनके चरण मतलब उनके नीचे क्या पला हुआ है? ताल। ताल मतलब तालाब जो है वो पला है, यानी कि पर्वतों के चरणों के नीचे या पर्वतों के नीचे नदी या तालाब मिलता है देखने के लिए। तो वो कैसा है? दर्पण सा। दर्पण मीन शीशा, जो मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई नीचे शीशा हो। और विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा, विशाल शीशे की तरफ वहां पर वो तालाब नीचे पहाड़ों के नीचे फैला हुआ है, जिसके अंदर वो अपने आप को बार बार देखता है। मतलब उस पानी के अंदर बार बार हमें उसकी छवि, जो उसकी शेडो होती है, पहाड़ों की शेडो, वो उसके नीचे दिखाई देती है पानी के अंदर। तो ऐसे लगता है कि पहाड़ उसमें से झांक कर अपने आप को देख रहा है। यहां दर्पण सा के अंदर उपमा अलंकार है, जिसे हम इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं। दर्पण मीन्स शीशा, सा, जैसे आपने इंग्लिश में भी सिमिली में क्या रूल पढ़े हैं जिसमें लाइक एज वर्ड होता है, ऐसे ही हिंदी में भी जिसमें सा या जैसा वर्ड होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां दर्पण सा बोला है तो यहां पर उपमा अलंकार है। क्लियर? गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि मीन्स पर्वत, पर्वतों का गौरव गाकर झरझर गिरते हैं। झरने जो हैं वो पर्वतों का गौरव गाते हुए गिरते हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि जो ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो कितने बड़े हैं और उनकी ऊंचाई से जब वो गिरते हैं झरने, तो वो उनका ऐसे लगता है कि गौरव गा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वे कितने विशाल हैं। मद से नस नस में उत्तेजित कर, और जब वो गिरते हैं तो हमारे नस नस में उत्तेजना भर देते हैं, मतलब एक एक्साइटमेंट भर देते हैं जब वो झरने पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। वो निर्झर जो है मतलब वाटरफॉल जो होते हैं, झरने, जब वो नीचे गिरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई मोती की लड़ियां, यानी कि कोई मोती होता है, पर्ल, पर्ल की कोई माला जब टूट जाती है और उसके मोती नीचे गिरते हैं तो वो झरने पहाड़ों पर से गिरते हुए मोती की लड़ियों जैसे, मोती की माला जैसे सुंदर दिख रहे हैं। और जब वो ऊंचाई से गिरते हैं तो क्या बन जाता है? झाग। पानी जब नीचे ऊपर से कहीं नीचे गिरता है तो नीचे झाग बन जाते हैं, फेन बन जाते हैं। तो इसी तरीके से वो बहुत देखने में सुंदर लग रहे हैं। यहां पर नस नस के अंदर नस नस 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मतलब रिपीटेशन, मतलब जहां पर कोई वर्ड रिपीट होता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। झर झर, नस नस, इन दोनों के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्लियर? नेक्स्ट है
गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर होता है पर्वत, पर्वतों के उर मतलब हृदय। तो यहाँ पर देखो मानवीकरण कर दिया गया कि पर्वतों का हृदय बताया गया है। जैसे मनुष्य के पास एक हृदय होता है, हार्ट होता है, उसी तरीके से पर्वतों का भी एक हार्ट है। ठीक है, तो गिरवर के उर मीन्स पर्वतों के हृदय से उठ उठकर उच्च आकांक्षाएं, जो ऊंची आकांक्षाएं लेकर, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं जो एम है किनका, तरुवर मीन्स पेड़, पेड़ों का जो आकांक्षाएं हैं, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, उनसे झांक रहे हैं नीरव नभ पर, मतलब वो अपने ऊंचे आसमान पर झांक रहे हैं। पेड़ जो है वो आसमान की तरफ झांक रहे हैं और उनकी ऊंची आकांक्षाएं हैं। उनकी आकांक्षा क्या है कि वो इन आसमानों को छू सकें। छूने की आकांक्षाओं को लेकर पेड़ जो है वो नभ की तरफ देख रहे हैं। झांक रहे मीन्स देख रहे हैं। अनिमेष मीन्स एक टक, यानी कंटिन्यूअसली वो देख रहे हैं। अटल है, मतलब अटल का मतलब होता है वहां से वो हिल नहीं रहे हैं। और कुछ चिंता पर, कुछ पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे चिंता में है, सोच में डूबे हुए हैं, और वो लगातार अटल बिना हिले वहां से आसमान की तरफ पेड़ अपनी आकांक्षाओं को लेकर, आसमान को छूने की आकांक्षाएं लेकर हृदय के, पर्वतों के हृदय पर से उठ रहे हैं। तो पर्वत के ऊपर जो पेड़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि पर्वतों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो, उनके मन में आकांक्षा है आसमान को छूने की, और वो एक टक आसमान की तरफ देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अचानक से क्या होता है कि जो पहाड़ है वो उड़ गया। पहाड़ यहाँ पर उड़ने का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ उड़ गया, कि पहाड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे लगता है जैसे वो पारद होता है पारा, जिसे हम इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं, तो पर होते हैं पंख, कि वह चमकीले, पारा जैसे चमकीला होता है, बहुत शाइन करता है, उसी तरीके से वो चमकीले पंख लगाकर कहीं फड़फड़ाकर पहाड़ उड़ गया है। मतलब वो हमें दिखाई देना अचानक से बंद हो जाता है। पहाड़ क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि टूट पड़ा भू पर अंबर, मतलब अचानक से बादल घिर आए हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से हमें पहाड़ दिखाई देना बंद हो गया। और जब भू पर, पृथ्वी पर अंबर टूट पड़ता है, मीन्स बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो जाती है। यहां पर भू पर अंबर टूटने का अर्थ क्या है? बारिश का, तेज बारिश का होना दर्शाता है कि जब तेज बारिश शुरू हो जाती है पृथ्वी पर, तो हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और क्या दिखाई देता है? सिर्फ रवशेष रह गए हैं निर्झर। झरनों के रवशेष मीन्स आवाज ही रह जाती है। जब बारिश होती है, जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी प्रदेश पर जब बारिश होती है तो इतनी तेज बारिश होती है वहां पर कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, और सिर्फ वहां पर झरनों की आवाज ही सुनाई पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट है, धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गए धरा, धरा होती है पृथ्वी, तो पृथ्वी में क्या धस गए हैं? सभ्य शाल, जो बड़े बड़े विशाल शाल के पेड़ जो थे, ट्रीज जो थे, वो ऐसे लगते हैं जब वर्षा ऋतु होती है तो वो पानी की वजह से ऐसे लगते हैं जैसे वो पृथ्वी के अंदर धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जो ताल है, तालाब है, उसके ऊपर जल जो है वाष्प यानी कि एवोपरेट हो जाता है, और वो जब उठता है ऊपर की तरफ तो ऐसे लगता है जैसे तालाब जो है वो जल गया है और उसके अंदर से धुआं उठ रहा है। वो जल वाष्प जो है, यानी कि जल जो है वो एवोपरेट होकर ऊपर उठ रहा है, और जिसकी वजह से वो ऐसे लगता है कि तालाब जल गया है और उसके अंदर से धुआं उठ रहा है। यों जलद यान में विचर विचर,
था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यान होता है, जलद होते हैं बादल, तो बादल रूपी यान यानी कि बादलों में बैठकर, यहां पर जलद यान के अंदर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो बादलों में बैठकर कौन, इंद्र देवता जो है वो बादलों में बैठकर विचर मीन्स घूम घूम कर कोई खेल खेल रहे हैं। ऐसे लगता है कि इंद्र देवता स्वयं बादलों के यान में बैठकर घूम घूम कर कोई खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी देर पहले धूप थी, मौसम खुला हुआ था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, और अचानक से चारों तरफ बादल छा गए, जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिखना बंद हो गया, सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही थी और बहुत जोर से बारिश हुई। ऐसा लगा जैसे अंबर जो है वो पृथ्वी पर टूट पड़ा है। तो बारिश इतनी तेज होने लगी थी, उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि भगवान इंद्र जो हैं वो कोई खेल खेल रहे हैं, बादल रूपी यान में बैठकर कोई खेल खेल रहे हैं। क्लियर? तो इसमें आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के टाइम पर क्या क्या समय पर क्या क्या सौंदर्य होता है उसके बारे में बताना होगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि बादलों का अचानक छा जाना, कि अचानक से बादल छा जाते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। मूसलाधार वर्षा के कारण, मूसलाधार मतलब यहाँ पर लिखा है ना जैसे भूपर अंबर, यानी कि बारिश बहुत तेजी से होती है, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, दृश्य जो होता है, जो सामने हम देख रहे होते हैं वो सब कुछ ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और झरनों का स्वर जो है वो सिर्फ सुनाई देता है। शाल के जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, वो जमीन में धसे हुए से प्रतीत होते हैं कि वो जमीन के अंदर चले गए हैं, और जल वाष्प रूपी धुएं के जलने छाने से तालाब जलता हुआ सा प्रतीत होता है, कि ऐसे लगता है जैसे तालाब जो है वो जल रहा है और उसके ऊपर जल वाष्प बनकर उड़ता है, तो वो धुआं सा प्रतीत होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसकी सौंदर्य का, प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आपने यहाँ पर बता दिया है। या भूपर अंबर टूट पड़ा, भूपर अंबर, इसका क्या अभिप्राय है। यहाँ बहुत तेज वर्षा का प्रतीक है ये इससे हमें पता चलता है कि बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है, तभी हमें कहा गया कि भूपर, पृथ्वी पर अंबर टूट पड़ा है। क्लियर? तो आप यहाँ पर इनके अलंकार बता सकते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ है, मानवीकरण किया गया है क्योंकि हृदय बताया गया है, पर्वतों का हृदय है, पर्वतों के पास में आंखें हैं, तो उसको एक मानव की तरह प्रेजेंट किया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार है, मेटाफोर, और अनुप्रास अलंकार है, पल पल परिवर्तित प्रकृति के अंदर। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।